मार्केट में। और ये गनी ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है कि हम शरिया कंप्लाइंट काम करते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, जिसको जो कि हमें बाकी लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह। हम 3 प्रोसेसर्स को पाकिस्तान में मिल्क सप्लाई करते हैं, जिनमें वन ऑफ द मेजर सप्लायर इज नेस्ले पाकिस्तान, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, सारे उसके नाम से वाकिफ़ हैं। नेस्ले अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हमारा दूध यूज़ करती है, जैसे इन्फेंट फार्मूला मिल्क में, और जो नेस्ले मिल्क पैक के नाम से दूध आता है इसमें यूज़ होता है। दूसरा हमारा कस्टमर है आईआरसी। आईआरसी चीज़ मेकिंग का यूनिट है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में लोगों को बी टू बी चीज़ भी सप्लाई करता है और एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा वॉल्यूम चीज़ का एक्सपोर्ट करता है। और चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुत हाई क्वालिटी का मिल्क चाहिए होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गनी डेयरीज उनको सप्लाई कर रही है पिछले 2 साल से, और हम उनके ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं। और तीसरा फौजी फूड लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ इदारा है, नूरपुर के नाम से आपने उसका दूध देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको भी मिलताना चाहूँगा, जो भी हम पैसा पब्लिक से रेज करें आईपीओ के थ्रू, ये इसकी मेजर जो पोर्शन है वो बायोलॉजिकल एसेट्स में जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या हैं? जो हमारे केस में एक किस्म की मशीनरी है, यानी हमारी गाय। हम इसमें वन ऑफ द बेस्ट उसे क्या नाम है, जेनेटिक गाय फ्रीजलैंड होलिस्टीन इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमारा इरादा है कि हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेंगे, नेदरलैंड से इंपोर्ट करेंगे और यूएस से इंपोर्ट करेंगे। 1986 में हमने गनी टेक्सटाइल के नाम से टेक्सटाइल, 1992 में हमने ग्लास की बुनियाद रखी। 95 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से प्राइवेटाइजेशन में कोल का एक प्रोजेक्ट लिया, मकड़वाल कॉलेज लिमिटेड, जो इस टाइम पंजाब का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। 99 में हमने ऑटोमोबाइल लगाई, गनी ऑटोमोबाइल। 2011 में हमने सॉल्ट रिफाइनरी लगाई, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट। 2014 में हमने इसके बाद गनी, 2018 में हमने लेयर, 2020 में हमने जिस प्रोजेक्ट के लिए आज हम बात कर रहे हैं, गनी डेयरीज लिमिटेड, इसकी बुनियाद है फीड मॉनिटर, वो अमेरिकन है। वो सारा का सारा बैठ के वहाँ से मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनको हम डेली प्राइसेस भेज रहे होते हैं कि आज ये चीज़ प्राइस कम हुई, आज ये, वो उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर पे हमारे हर्ड को एनालाइज करते हैं, हमारे डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और उसके मुताबिक उसको लीस्ट कॉस्ट फॉर्मुलेशन वो डिज़ाइन करते हैं। ये चीज़ें हमें यूनिक करती हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है और हम इजीली क्वालिटी मिल्क दे सकते हैं, जिसको चीज़ मेकिंग में भी यूज़ होता है और जो कि इन्फेंट फार्मूला मिल्क में भी यूज़ होता है। पूछना चाहूँगा कि आपने जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बताए लोगों के साथ हैं, इन सब की जो मुद्दत है वो एक साल है। सो एक शेयर होल्डर तो फिर आपके साथ इन्वेस्ट करते हुए बहुत डरेगा कि यार ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। सो इस पे ज़रा आप रोशनी डालेंगे इस एस्पेक्ट पर? जी, इसमें ऐसे है कि हमारे प्रोसेसर्स हमें कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें, पर हम इनको खुद नहीं करते 1 साल से ज़्यादा, क्योंकि ये कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है और इसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन आ सकती है। उस प्राइस की फ्लक्चुएशन को कंपनी मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हम इसको ज़्यादा लंबे लॉक इन पीरियड के लिए ना रखें, जो कि कंपनी के अपने इंटरेस्ट में, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को हमने मैक्सिमाइज करना है। इसी वजह से हम इसको 1 साल तक रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा अरसा के लिए प्राइस लॉक इन ना करनी पड़े, ताकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कभी प्राइस ऊपर चली जाए, क्योंकि ये बिजनेस है, ये डॉलर से भी लिंक्ड है, अगर डॉलर ऊपर जाता है तो कमोडिटीज में काफ़ी चेंज आती है। तो इसलिए हमने इसको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पीएचई सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो कि दूध को लेस देन 5 सेकेंड्स 37 से 4 डिग्री के ऊपर ले आते हैं, जो कि दूध का ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। ये चीज़ें नॉर्मल छोटे डेयरी फार्मर्स के पास। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पीएचई सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो कि दूध को लेस देन 5 सेकेंड्स 37 से 4 डिग्री के ऊपर ले आते हैं, जो कि दूध का ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। ये चीज़ें नॉर्मल छोटे डेयरी फार्मर्स के पास, तो इट्स अ ह्यूज गैप, मतलब ये। और प्लस हमारी पॉपुलेशन अगर आप ग्रोथ देखें तो 2.3% से हम हर साल ग्रो कर रहे हैं। तो विद इन 35 ईयर्स वी आर डबलिंग आवर पॉपुलेशन। तो उसको मद्देनजर देखते हुए दूध की डिमांड तो पॉसिबल फ्यूचर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। प्लस जैसे मैंने बताया कि अभी पैकेज मिल्क सिर्फ 6% है, तो इट्स अ ह्यूज डिमांड गैप बिटवीन नॉर्मल मिल्क एंड पैकेज मिल्क। तो अभी इंशाल्लाह पॉसिबल फ्यूचर के लिए हम इसकी डिमांड को बहुत अच्छा पायदार, अगर इंशाल्लाह कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा, जैसे मैंने बताया कि वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह डबल आवर सेल्स बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 1 ईयर्स टाइम। तो यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी भी डबल होगी। तो इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि उसकी सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह डबल हो रही है। मेरे से तो कोई एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा
तो मैंने कहा था कि डेयरी फार्म लगा लूं। मैंने कहा अब आपको डेयरी फार्म लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो डेयरी फार्म, कॉर्पोरेट डेयरी फार्म जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो स्टॉक मार्केट में आ गई है। आप उसके शेयर्स खरीद के एक डेयरी फार्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही लोगों को बताना चाहूंगा कि इंशाल्लाह वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह उसको अच्छा रिटर्न आएगा। और फ्यूचर में हमारा इंशाल्लाह प्लान भी है कि हम डिविडेंड भी इंशाल्लाह देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये इस डेयरी फार्म में विद इन 1-1.5 ईयर्स हमारी सेल्स 2 टाइम्स और प्रॉफिट इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा होने जा रहा है। प्लस मैं अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने बुक बिल्डिंग में हिस्सा लिया और इसकी बुक को 3.1 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कराया और प्रीमियम हमें 37.5% दिया, जो कि मैं बड़ी खुशी से कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स ने हमारे पे एतमाद किया। और अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनके एतमाद को हमें ज़ाया ना करने दे और इस पे मेहनत करने दे कि हम उनके एतमाद के ऊपर पूरा उतर सकें। और मेरी सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर से भी दरख्वास्त है कि आप लोग इस कंपनी में, इस डेयरी फार्म अगर आप नहीं लगा सकते तो इसमें, इस डेयरी फार्म में इसके शेयर्स खरीद का इसका हिस्सेदार बने और अल्लाह से दुआ करें कि जो हमने लोगों से कमिटमेंट किया इंशाल्लाह अल्लाह हमें उसको पूरा करने का मौका दे। प्लस मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा कि जेएस ग्लोबल की वेबसाइट और पीएसएक्स की वेबसाइट पे हमारी सारा प्रोस्पेक्टस वगैरह हर चीज़ दी हुई है। इसको सारे के सारे इन्वेस्टर खुद इसको पढ़ें। हमारी पूरी डिटेल में हमने बताया हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी रिस्क और रिवॉर्ड को देखें, देखते हुए अपना फैसला करें कि इंशाल्लाह वो गनी डेयरी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। आज बात करेंगे गनी डेयरी पे। सीज़न है पाकिस्तान में आईपीओज़ का एंड माशाल्लाह ऑल आईपीओज़ आर डूइंग वेरी वेल। हेड्स ऑफ टू द न्यू एसईसी टीम, फ़ारूक सब्ज़वारी और मार्केट को एक्चुअली सलूट, जो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, बिकॉज ऑफ विच पीपल आर कमिंग टू द कैपिटल मार्केट। अगर हम आलमी सतह पर बात करें कि ये जो डेयरी इंडस्ट्री है, इसकी जो मजमूई मालियत है वो क्या है, तो वो कोई 600 अरब डॉलर से ज़्यादा की ये मंडी है या मार्केट है। और अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो उसका जो साइज़ है यूरोप का और अमेरिका का, वो करीब कोई 100 अरब डॉलर के आसपास है या उससे ज़्यादा है। पाकिस्तान की अगर आप ख़ास तौर पे बातचीत करें, सो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़ कि जहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री के सेगमेंट को कम्प्लीटली, या मैं कहता हूँ बिल्कुल ही हार्नेस नहीं किया गया। दूध का पाउडर, पनीर, मक्खन और वैल्यू एडेड न्यूट्रिशंस की जो मसनूआत हैं, उनमें अगर आप देखें कि उसके प्रोड्यूसर कौन कौन हैं, तो उसकी लिस्ट में पाकिस्तान तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पर आता है। उससे आगे कभी भी पाकिस्तान का नंबर नहीं गया। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स हैं, जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, उसको आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो प्री 1947 की इरा में हैं। माँ सिवाय जहांगीर तरीन के बाकी सारे लोग जो हैं वो हम समझते हैं कि 1947 से पहले की इरा में रहते हैं। पाकिस्तान उन चंद मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से है कि जहाँ पर को 60 मिलियन टन से ज़्यादा जो दूध है उसकी प्रोडक्शन होती है। हमने शुरू में जब एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बातचीत की तो हमने कहा कि ये कम से कम 100 अरब डॉलर की तो ऐसे कंट्रीज़ की मार्केट है कि जहाँ पर पाकिस्तान के डायरेक्ट ट्रेड रिलेशनशिप हैं और पाकिस्तान इन एक्सपोर्ट की मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है, प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान की जो एज ओल्ड और आउटडेटेड डेयरी सेगमेंट की इंडस्ट्री है, इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ किया जाए, इसमें टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल किया जाए, और जिसके लिए हम सब समझते हैं कि बहरहाल दिस इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री और इसके अंदर सरमाए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आपने
इस काम को बहुत बेहतर और मॉडर्नाइज तरीके से अंजाम देना है। तमाम हकीकत यह है कि ज़्यादातर पैदावार अब भी जो है वो जिनको आप बहुत बड़ा और बहुत अच्छा समझते हैं वो भी को गैर रस्मी और पुराने तरीक़ेकार के ऊपर हो रही है, और टेक्नोलॉजी एडाप्शन और बाहर के ममालिक के साथ, आई मीन इटली को कहा जा सकता है कि दैट इज़ ऑन द टॉप, कि जो इस मामले में बहुत अच्छे मेजर्स लेता रहता है, और वो पाकिस्तान की रस्मी डिलीवरी एक्सपोर्ट की मार्केट को सही से डेवलप करने में मदद भी कर सकता है। हम देखते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन 2-3-4 सालों के अरसे में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस इटली ऑर्गेनाइज़ भी करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एहतमाम भी करता है, और पाकिस्तान में मौजूद वेंचर्स या बिजनेसमैन के साथ इश्तराक के लिए कोशा भी रहता है। लेकिन अगेन जहाँ पर गाड़ी आके हमेशा रुकती है वो ये कि गवर्नमेंट की सपोर्ट तो बहरहाल चाहिए ही, लेकिन ऐसे लोग भी चाहिए कि जो बोल्ड हों, करेजियस हों, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जिनकी फैमिली इस बिज़नेस में हो। सो माहिरीन जायज़ तौर पे ये समझते हैं कि पाकिस्तान जदीद फार्मिंग को अगर एडॉप्ट करे तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल में अब फूड सिक्योरिटी भी एक अहम नुक्ते के तौर पे देखा जाता है। मैं सिर्फ एक रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको कि 2018 में जब कोविड आया था तो सारी दुनिया ने ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ देखना शुरू कर दिया था कि जहाँ पर कोविड बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में इफ़ेक्टिव नहीं हो सका, बिकॉज़ वहाँ के लोगों में जो इम्यून सिस्टम था वो स्ट्रॉन्ग था, एंड द कोर रीज़न वाज द लोकल अनहार्नेस्ड आपकी डेयरी सेगमेंट एंड द इंडस्ट्री। सो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, मैं नहीं, काफ़ी माहिरीन पाकिस्तान से बाहर ये समझते हैं कि ये 5 से 10 अरब डॉलर सालाना तक पहुंच सकता है। देखना ये होगा कि जो लोग बोल्ड स्टेप लेकर इस बिज़नेस में आगे आ रहे हैं, यानी गनी डेयरी फार्म जैसे लोग, वो किस हद तक कामयाब होते हैं, उनकी जो फॉरेन रिलेशनशिप है वो कितनी स्ट्रॉन्ग डेवलप होती है, और गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट रहती है इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए। एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या पाकिस्तान के बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं फॉरेक्स रिलेटेड, एफपीआई एफडीआई रिलेटेड, क्या डेयरी सेगमेंट की जो डेवलपमेंट है इस लिस्टिंग की वजह से अपना मंजरनामा बदल सकेगी। सो आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं ऑफ द गनी डेयरीज। वी थॉट कि भाई ऑन द ग्राउंड चीज़ों को डिस्कस किया जाए, समझा जाए, और आपको भी कुछ समझाया जाए कि ये इंडस्ट्री क्या है, इसमें पोटेंशियल क्या है, और ये जो 33 रुपये के ऊपर अब आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है, इसमें एक आम शेयर होल्डर पाकिस्तानी के लिए क्या पोटेंशियल है। सो नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं शोएब गनी को, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं गनी डेयरीज़ के। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब। जी, क्या हाल है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा अपने ग्रुप के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, और थोड़ा सा ये भी हमें एजुकेट करें, हमारे नाज़रीन को एजुकेट करें कि आप कितने सालों से आपकी फैमिली इस बिज़नेस में है, और ये जो डेयरी का बिज़नेस है इसके पोर्टफोलियो में क्या कुछ आता है, और आप क्या कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, alhamdulillah, we have started our business back in 1959. My father started this business. मेरे फादर ने कुर्द में कोल माइन से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ उसके बाद सिलिका की माइनिंग स्टार्ट की। फिर 1984 में रॉक सॉल्ट माइनिंग हमने स्टार्ट की, जिसमें हम इस टाइम पाकिस्तान में पिंक सॉल्ट में प्राइवेट सेक्टर में लार्जेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1986 में हमने गनी टेक्सटाइल के नाम से टेक्सटाइल लगाई। उसके बाद 1992 में हमने ग्लास की बुनियाद रखी, जो कि 1994 में प्रोडक्शन में आई। 95 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से प्राइवेटाइजेशन में कोल का एक प्रोजेक्ट लिया, मकड़वाल कॉलेज लिमिटेड, जो इस टाइम पंजाब का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। इसके बाद 99 में हमने ऑटोमोबाइल लगाई, गनी ऑटोमोबाइल के नाम से।
2007 में हमारा ग्रुप थोड़ा थोड़ा सेपरेशन हो गई, कोई कोई चीज़ देखने लग गया, कोई बंदा कोई चीज़ देखने लग गया। 2011 में हमने सॉल्ट रिफाइनरी लगाई, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट रिफाइनरी है, ओके। जिसमें पिंक सॉल्ट की प्रोसेसिंग होती है और एक्सपोर्ट करते हैं। 2014 में हमने इसके बाद गनी फीड मिल लगाई, जिसमें हम पोल्ट्री और कैटल फीड बनाते थे, जिसको हमने इवेंचुअली 2020 में सेल आउट कर दिया। 2018 में हमने लेयर फार्मिंग स्टार्ट की, जिससे हम सारी लेयर करते थे। फिर इसके साथ 2019 में हमने फैटनिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसको एनिमल्स को हम फैटनिंग करके एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर्स को सेल करते थे। 2020 में हमने जिस प्रोजेक्ट के लिए आज हम बात कर रहे हैं, गनी डेयरीज लिमिटेड, इसकी बुनियाद रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपके सामने बैठे हैं 2026 में। हमने स्टार्ट किया 200 के हर्ट से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 हर्ट के ऊपर हम बैठे हैं। ज़बरदस्त हो गया। सर वो फैक्टर्स बताएं, वो यूएसपीज बताएं जो आपके ग्रुप को, आपके काम को पाकिस्तान में और ग्लोबल वर्ल्ड में मुमताज़ और मुमय्यज़ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि उन्होंने खुद करके भी दिखाया कि डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ करना है, और जो भी काम करना है ऑनेस्टी के साथ करना है। और उसे क्या नाम है, दुनिया इधर से इधर हो सकती है, लेकिन आपकी ऑनेस्टी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और कंप्लीट डेडिकेशन से और चीज़ें करके, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं दुनिया में, कोई ना कोई अपने प्रोजेक्ट में यूएसपी लेके आनी, जिसको आप कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। आपका कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप अपने चीज़ों को आसानी से सेल कर सकें मार्केट में। और ये गनी ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है कि हम शरिया कंप्लाइंट काम करते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, और फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, जिसको जो कि हमें बाकी लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह अपार्ट कर रही है। सर जो आपके कस्टमर्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और जो सप्लाई चेन अरेंजमेंट है कुछ इस पर भी रोशनी डालें। जी, गनी डेयरीज अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ये पाकिस्तान में तीन बड़े प्रोसेसर्स को मिल्क सप्लाई कर रही है, रॉ मिल्क। लोग जी जानते हैं जी प्लीज़, मल्टीनेशनल कंपनी है, जी प्लीज़ कैन यू कम और अगेन, उसके आवाज़ कट डिफरेंट गई थी। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आप काइंडली दोबारा से बताएं, आप क्या बता रहे थे कि किन तीन, कौन से तीन जी, डिफरेंट। हम तीन प्रोसेसर्स को पाकिस्तान में मिल्क सप्लाई करते हैं, जिनमें वन ऑफ द मेजर सप्लायर इज नेस्ले पाकिस्तान, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। सारे उसके नाम से वाकिफ़ हैं। नेस्ले अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हमारा दूध यूज़ करती है, जैसे इन्फेंट फार्मूला मिल्क में, और जो नेस्ले मिल्क पैक के नाम से दूध आता है, इसमें यूज़ होता है। दूसरा हमारा कस्टमर है आईआरसी। आईआरसी चीज़ मेकिंग का यूनिट है पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में लोगों को बी टू बी चीज़ भी सप्लाई करता है, और एक्सपोर्ट भी बहुत बड़ा वॉल्यूम चीज़ का एक्सपोर्ट करता है। और चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुत हाई क्वालिटी का मिल्क चाहिए होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गनी डेयरीज उनको सप्लाई कर रही है पिछले 2 साल से, और हम उनके ट्रस्टेड सप्लायर्स हैं। और तीसरा फौजी फूड लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ इदारा है, नूरपुर के नाम से आपने उसका दूध देखा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको भी मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा शोएब साहब, मैं ज़िमनन एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जितने कॉन्ट्रैक्ट्स बताए लोगों के साथ हैं, इन सब की जो मुद्दत है वो एक एक साल है। सो एक शेयर होल्डर तो फिर आपके साथ इन्वेस्ट करते हुए बहुत डरेगा कि यार ये तो बहुत ही शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। सो इस पर ज़रा आप रोशनी डालेंगे इस एस्पेक्ट पर। जी, इसमें ऐसे है कि हमारे प्रोसेसर्स हमें कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें, पर हम इनको खुद नहीं करते 1 साल से ज़्यादा, क्योंकि ये कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, और इसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन आ सकती है। उस प्राइस की फ्लक्चुएशन को कंपनी मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हम इसको ज़्यादा लंबे लॉक इन पीरियड के लिए ना रखें, जो कि कंपनी के अपने इंटरेस्ट में, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हमने मैक्सिमाइज करना है। इसी वजह से हम इसको 1 साल तक रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा अरसा के लिए प्राइस लॉक इन ना करनी पड़े, ताकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कभी प्राइस ऊपर चली जाए, क्योंकि ये बिजनेस है, ये डॉलर से भी लिंक्ड है, या अगर डॉलर ऊपर जाता है तो कमोडिटीज प्राइसेस में काफ़ी चेंज आती है। तो इसलिए हमने इसको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हम मैक्सिमाज कर सकें। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। सो नाज़रीन, हमने जो चीज़ वैसे अपनी तौर पे रिसर्च भी की और आज देखी और समझी भी, वो ये है कि इनके कस्टमर्स की तो ख्वाहिश होती है कि ये लॉन्ग टर्म परपेचुअल एग्रीमेंट्स में जाएं, बट पाकिस्तान में जो शरह महंगाई इस पर्टिकुलर सेक्टर में है, उसको देखते हुए, शेयर होल्डर्स के मफादात को सामने रखते हुए, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो समझता है कि एक एक साल की प्राइसिंग तय होनी चाहिए, और फिर
नेक्स्ट ईयर कंसिडरिंग के इस पर्टिकुलर सेक्टर में शरह महंगाई क्या रही है वो अपनी प्राइसिंग का तयन करे। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये बताएं शोएब गनी साहब कि ये आईपीओ में आप जा रहे हैं, पैसे रेस करने जा रहे हैं, और जनरली जो बात होती है वो सिर्फ एक होती है कि बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, बट थोड़ा सा नाजरीन को समझाना है, और इनफैक्ट मैं खुद भी समझना चाहता हूँ कि इस पैसे का इस्तेमाल क्या होगा, और ये जो कोई मशीन अपग्रेडेशन है, कोई बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप विद दिस मनी? जी, इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। जो भी हम पैसा पब्लिक से रेज करें आईपीओ के थ्रू, ये इसकी मेजर जो पोर्शन है वो बायोलॉजिकल एसेट्स में जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या हैं? जो हमारे केस में एक किस्म की मशीनरी है, यानी हमारी गाय। हम इसमें वन ऑफ द बेस्ट, उसे क्या नाम है, जेनेटिक गाय फ्रीजलैंड होल्स्टीन इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमारा इरादा है कि हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेंगे, नेदरलैंड से इंपोर्ट करेंगे और यूएस से इंपोर्ट करेंगे, जहां से हमें प्राइस लॉक इन अच्छी मिलेगी और जेनेटिक्स अच्छे मिलेंगे और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। हम वहां से ये बायोलॉजिकल, इसके अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कैसे? हम एक मिल्किंग पार्लर जो कि ऑलरेडी भी इन प्लेस है, पर क्योंकि इस एक्सपेंशन से दूध की हमारी कैपेसिटी डबल होने जा रही है, तो हम एक नया मिल्किंग पार्लर जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी या यूएस टेक्नोलॉजी का लेके आएंगे पाकिस्तान में। इसके अलावा हम इसमें जो शेड्स हैं जहाँ पे एनिमल हाउसिंग होनी है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। उसमें कूलिंग सिस्टम्स लगाएंगे, फैंस लगाएंगे, स्प्रिंकल सिस्टम लगाएंगे, जो कि एनिमल को गर्मी में किसी भी किस्म की स्ट्रेस से वो बचाता है। इसके अलावा हम जो फीड मिक्सिंग मशीन्स हैं वो लेके आएंगे स्टेट ऑफ द आर्ट, जो हमारे व्हील लोडर्स हैं। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम साइलोज में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वेयर हाउस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इट्स अ कमोडिटी बेस्ड बिजनेस। तो इसमें कमोडिटी को अगर आप प्रिजर्व कर लें तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे सबने सुना होगा कि गंदम जब आती है तो उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन जिस तरह ही आउट ऑफ सीजन होता है तो प्राइस ऊपर चली जाती है। इसी तरह ही हमारे इसमें भी रॉ मटेरियल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नॉर्मली वो हैं सीजन बेस्ड है। अगर उनको सीजन में खरीद लिया जाए तो आउट ऑफ सीजन और सीजन की प्राइस में नॉर्मल 25-30% का फर्क होता है। तो हम ये साइलोस बना के हम मेज कॉर्न सेव करेंगे और रॉ मटेरियल की जो गोडाउन हैं उनमें डिफरेंट रॉ मटेरियल सेव करेंगे। इसके अलावा हम जो पैसे हैं अपनी मेजर, वो हम सोलर में के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, क्योंकि आजकल हर बंदा जानता है कि बिजली की कॉस्ट वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इन एनी बिजनेस होती है। इसी तरह ही हमारे बिजनेस में भी, क्योंकि पीएचई लगती है, चिल्स लगते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम्स हैं, फैंस हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजर्विंग है। तो हम इसके लिए सोलर में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि बिजली का बिल, कंपनी का मोटो है कि ये जीरो पे हम लेके आए। जीरो तो शायद पॉसिबल ना हो सके, लेकिन इसको मिनिमाइज, कम से कम करने की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। तो सर, जब आप ये कह रहे हैं कि आप इन सारे पर्टिकुलर, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुख है दैट इज़ द एनर्जी कॉस्ट, और जिसकी वजह से हर एक्सपोर्टर मार खाता है, तो आप सबसे पहले उस पर हाथ रखने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये जो आप हर्ड बाहर से जानवर इंपोर्ट कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट जो प्रोडक्टिविटी पर एनिमल है उसको आप इन्हेंस करने जा रहे हैं। बट ये पैसा लेकर ये कितना प्रोसेस है, हाउ लॉन्ग इज़ इट गोइंग टू टेक टू एक्चुअली स्पेंड दिस मनी, और फिर उसका फ़ायदा आना शुरू हो, उसकी प्रोसीड्स आएँ, और फिर उससे जो प्रॉफिट मीन शेयर होल्डर है वो मुस्तफ़ीद हो सके? इंशाल्लाह जी, हमारा इरादा है कि एज सुन एज वी गेट द मनी फ्रॉम द पब्लिक, आईपीओ जिस तरह इंशाल्लाह बुक बिल्डिंग प्रोसेस आप लोग सब जानते हैं हो गया है, या और जिस तरह ये पैसे क्रेडिट होंगे तो हम साथ ही अपने सप्लायर से बात करेंगे कि हमने हर्ड एक्सपेंशन में जाना है, हमें एनिमल्स करें। ऑलरेडी वी आर इन टॉक्स विद सर्टेन सप्लायर्स, लेकिन आप सर्टेनिटी से उस तरह बात नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ में कोई चीज़ ना हो। तो पर हमने ओरिजिनल कोटेशंस वगैरह ली हुई हैं, चीज़ें की हुई हैं। इसको हम एज सुन एज पॉसिबल हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। और ये प्रोसेस होता है जी 3 to 4 मंथ्स का। ओके। हमारा इरादा है कि हम 3 to 4 मंथ्स
में एनिमल्स को प्रोक्योर कर लें और प्रोक्योर करके पाकिस्तान ले आएं। ये एनिमल्स नॉर्मली प्रेग्नेंट हीफर्स और नॉन प्रेग्नेंट हीफर्स होती हैं। तो ओके। जो प्रेग्नेंट हीफर्स होती हैं उनको तकरीबन 5 to 6 मंथ लगते हैं पाकिस्तान आने के बाद एक्चुअल मिल्किंग में सेटल आने होने में। में। बिल्कुल और सही। जो नॉन प्रेग्नेंट हीफर्स ये उनको हम यहाँ वो रेडी टू इंसेमिनेट होती हैं, उनको ला के पाकिस्तान में 1 से 2 महीने लगेंगे उनको इंसेमिनेट करने में, यानी कि प्रेग्नेंट करने में, और बिल्कुल सही। उसके बाद उनका 9 महीने का प्रोसेस होगा जब वो मिल्किंग पे आएंगे। इस दौरान हमारी जो नेचुरल हर्ड एक्सपेंशन है वो तो हो ही रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह 5 to 6 मंथ्स या 7 मंथ्स में हमारा मेजॉरिटी मिल्क सिस्टम में आने लग जाएगा, जिसका जिसको जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंशाल्लाह काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। और बाय द एंड ऑफ 1 ईयर इंशाल्लाह हमारी ये सेल्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डबल हो जाएंगी यहाँ से। ज़बरदस्त हो गया। तो सर मुझे इस सारे मामले में ये समझ में आता है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड बिटवीन 4 मंथ टू 12 मंथ्स। सो जो शेयर होल्डर है दे शुड फील सेफ एंड कंफर्टेबल कि इसमें जो ROI का पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउ एवर लाइक any sane person, I would like to invest, I would like to advise the investors जी कि जो ऐसे ही। इनका जी बिल्कुल, डिस्क्लोजर है इसमें उसको ऐसे ज़रूर ही है कि पढ़ें ये बहुत लंबा और फिर प्रोसेस आगे। है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, थोड़ा सा समझा दें मुझे भी और इन्वेस्टर को भी, प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टर को भी, कि 2020 से अब तक की जो आपकी ग्रोथ का पैटर्न है, ट्रेंड है, वो कैसा है? स्पेशली पिछले 3 सालों में आपका ग्रोथ ट्रेंड कैसा रहा है? बॉटम लाइंस क्या रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा आप देखेंगे स्टार्ट से 2022 से ये जो हमारा बिजनेस है ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल था। क्योंकि शुरू में कोई भी बिजनेस जब होता है स्टार्ट में उसमें चैलेंजेस आते हैं, इसी तरह हमें भी चैलेंजेस आए। हमने बहुत थोड़े नंबर से स्टार्ट किया, लेकिन आहिस्ता 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 इसको ग्रो किया। हमारे आप नंबर देखेंगे तो 2025 में हमारा रेवेन्यू था 4.11 बिलियन। ओके। और हमारा जो ये रेवेन्यू था ये फिस्कल ईयर 2023 में 1.84 बिलियन था। तो ये नॉर्मस अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इंक्रीज आई है। उसकी इंक्रीज आने की वजह ही ये थी कि हर्ड एक्सपेंशन हो रही है, हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्किंग पार्लर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं एक्सपीरियंस्ड है। इजिप्शियन हमने रखा हुआ है जो इजिप्ट से लेके आए हैं, जो कि हमारा पूरा हर्ड को मैनेज करता है, जो हमारा पूरे वेटनरी का इंचार्ज है, जो कि ब्रीडिंग, जो कि सबसे कोर एलिमेंट होता है किसी भी डेयरी फार्म में। ब्रीडिंग होता है, हेल्थ होती है, उसका वो इंचार्ज वो है। नीचे पाकिस्तानी डॉक्टर्स की पूरी टीम है, और जो हमारे फॉर्मुलेटर हैं वो US के कंसल्टेंट हैं। तो जो कि हमारे रियल टाइम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं और हर चीज़ को उसके मुताबिक देख रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टार्ट से ही कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एक्सपोनेंशियल ग्रो करने का टाइम आ गया है। क्यों? हम अपने जो हर्ड साइज है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूध अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम दूध की मार्केट बहुत अच्छी है। दूध मुल्क में शॉर्ट है, और प्रोसेसर्स चाहते हैं कि जितना ज़्यादा दूध मिले उतना उनको फ़ायदा है। यहाँ से हमारी सेल्स डबल ऐसे होंगी कि आज अगर लेट्स सपोज मेरे पास 1200 मिल्किंग काउज हैं, तो इनशाला विद इन 1 ईयर ये 2400 प्लस होंगी। तो अगर नॉर्मल सिंपल मैथ्स, कोई इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर ये दूध डबल होगा, और इसी तरह ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंशाल्लाह 1 साल में मोर देन 2 टाइम्स होगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर आखिरी एक छोटी सी चीज़ बता दें बिफोर वी ब्रेक, और फिर वक्फे के बाद हम दोबारा आपसे प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह के ऊपर बातचीत कर सकें। 2 चीज़ों पे आप रोशनी डालें प्लीज़। एक तो ये कि लास्ट 2 ईयर में आपकी अर्निंग पर शेयर क्या रही, और दूसरा ये भी बताएं कि कोई डेट वेट कर्जा वर्जा आपने लिया हुआ है जो लोगों को देना हो। और इसी के साथ ये भी बता दीजिएगा कि जब आप इस IPO में जा रहे हैं तो कोई फैमिली मेम्बर, कोई ओनर, स्टेक होल्डर अपने हिस्से को डाइवेस्ट भी कर रहा है? जी मैं आपको बता देता हूं कि 2024 में हमारी अर्निंग पर शेयर थी 1.72, और 2025 में अर्निंग पर शेयर है 1.03। ये थोड़ा फर्क इसलिए है कि या उसमें उस टाइम नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, अब नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा? ज्यादा हो गए हैं। बिल्कुल अ, ठीक। अ, अ, जी। तो पर अगर आप मेरे से एब्सोलूट टर्म में पूछें प्रॉफिट, तो वो मैं आपको बता सकता हूं कि इस साल 444 मिलियन हमारा प्रॉफिट आया है 2025 में, जो कि माशाल्लाह, 10% NP है। दैट्स ग्रेट।
दैट्स हमारा। ग्रेट। और हमारा कोई भी डायरेक्टर और कोई भी फाउंडर शेयर होल्डर कोई भी इसमें डाइल्यूट नहीं हो रहा। और ज़बरदस्त। बल्कि एसएससीपी तो गालिबन हमें 2 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रखती है कि हम 2 साल कोई अपना एक शेयर भी बेच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही, और कर्जा भी नहीं है आपके पास, है तो बताएं प्लीज़। हमारा कर्जा जी लोन बहुत थोड़ा है, है तकरीबन 150 मिलियन के करीब है, जो कि लॉन्ग टर्म लोन है। राइट। और जो कि नॉर्मल लोन्स नहीं है, जो कि इस्लामिक बैंकिंग से सब्सिडाइज गवर्नमेंट ने लोन अप्रूव किए थे, जैसे आईटार फॉर सोलर का था। ऐसे हमारे 2-3 सब्सिडाइज लोन्स हैं 150 मिलियन के, टू बी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन इसी की ब्रैकेट में आसपास हैं, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो जो गया। कि हमारे डेट टू इक्विटी रेशियो से बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। शोएब गनी साहब, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपसे तफसीलन जायज़ा लेंगे आपके साथ मिल के लोगों के लिए कि आपकी जो ग्रोथ कैपेसिटी है वो 2 से 3 सालों में कैसी रहने जा रही है, और जो पोटेंशियल है इसके ऊपर अगर कोई नंबर्स का, फाइनेंशियल का, अर्निंग पर शेयर का, तो वो मैं और आप नाज़रीन को नहीं बताएंगे, वो हम नाज़रीन पे छोड़ेंगे कि वो अपना तजज़िया इस बारे में खुद करें। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि शोएब गनी साहब आपकी और हमारे लिए इस नॉलेज का एहतमाम करें कि गोइंग फॉरवर्ड इनकी एक तो स्ट्रेटजी क्या है ग्रोथ की, और नंबर्स को ये किस तरीके से देख रहे हैं, इनकी नज़र में प्रोडक्शन कितनी बढ़ने जा रही है, जिससे मैं और आप गैस कर सकें कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स इनके कैसे होंगे। सो ओवर टू यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ग्रोथ हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 इयर्स, ये हर्ड इंशाल्लाह एक्सपेंड होके 3 इयर्स में हम कोशिश होगी हमारी 2.5 to 3 टाइम हमारा हर्ड चला जाए। उसके लिए हम मेन क्या कर रहे हैं, इंडक्शन कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं काउस बाहर से, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मैंने पहले बताया हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंप्रूव कर रहे हैं, नई न्यू टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। और जो हमारा रॉ मटेरियल की हम जस्ट इन टाइम के अलावा हम स्ट्रेटेजिक बाइंग करेंगे अब, क्योंकि हमारा एक अच्छा नंबर अब अचीव हो गया है। तो जिसके बाद हमारे पास एक रूम होगा सप्लायर के साथ नेगोशिएट अच्छा करने का। हम इंपोर्ट, क्योंकि हमारे काफ़ी इसमें एलिमेंट इंपोर्ट का है, जो कोई वाइटामिन्स, मिनरल्स, मेडिसिन इंपोर्ट होती हैं, प्रोबायोटिक्स, तो वो हमारे पास बड़ा एक अच्छा रूम होगा कि हम सप्लायर से निगोशिएट करके अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको नीचे लेके आएँ। और मिल्क को हम कैसे बढ़ाएंगे, उसमें हम दो चीज़ें हैं। एक तो हर्ड एफिशिएंसी आएगी। हर्ड एफिशिएंसी क्या है कि लेट्स सपोज अगर अभी एक्स अमाउंट ऑफ लीटरेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पर काउ, तो उसको हम X+1 पे किसी तरह कोशिश करके अपनी एफिशिएंसीज को इंप्रूव करके लेके जाएं। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने पहले बताया, हमारी हर्ड एक्सपेंशन होगी, जो कि फिर वही बात कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आज 1200 काउज हैं दूध देने के लिए, और कल इंशाल्लाह जब ये 2400 काउज होंगी, तो नेचुरली ये मिल्क यहाँ से डबल होगा, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डबल होगी, और सारा का सारा बेनिफिट इंशाल्लाह कंपनी को जाएगा। ठीक हो गया। ये जो मुसाबकत की बात होती है, कंपटीशन की बात होती है, आपने अपनी यूएसपीज बता दी कि आप हर्ड को इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जो फीड है उसके ऊपर यू हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी कि वो किस तरह की हो जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हेंस हो। तीसरी चीज़ जो आपने हाईलाइट की, दैट वाज ग्रेट, कि सारी दुनिया को पता है कि ये जो भी भूसा वगैरह होता है चावल का, गंदम का, और दूसरा तीसरा ये बहुत सस्ता होता है जब फसल काटी जा रही होती है, और फिर अगले 9 महीने तक इसकी जो प्राइस है वो सोने और चांदी की तरह बढ़ रही होती है। तो उससे उसकी स्टोरेज, उसकी एक्सपेंशन के ऊपर माशाल्लाह यू गॉट अ गुड स्ट्रेटजी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट की आउटपुट होगी उसमें आपकी क्या यूएसपीज़ हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ही मुमताज़ करती है, दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है, और जो अगर मार्केट की बात करें लोकल और फॉरेन की, तो उसमें बताएं कि किस तरह के जो क्लाइंट्स हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसमें जो हमारे डिफरेंशिएट हमें कैसे कर रहे हैं, किसी भी कॉर्पोरेट डेयरी फार्म को हमारा ऑटोमेटेड मिल्किंग सिस्टम्स होते हैं, फिर इसके अलावा डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, फिर डेडिकेटेड वेटनरी की एक पूरी की पूरी टीम होती है, और फिर कंट्रोल्ड शेड्स होते हैं, कंट्रोल हाउसिंग होती है, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, स्प्रिंकलर्स होते हैं, फैंस होते हैं, और इसके अलावा ऑटोमेटेड टीएमआर मशीन्स होती हैं,
जो कि ऑटोमेटेड सारे के सारे की फीड को मिक्सिंग करती हैं। जितना अच्छी मिक्सिंग होगी, राशन मिक्सिंग होमोजेनाइज होगा, उतनी एनिमल की प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। इसमें हमारे पास जिस तरह एक आम जो बेचारा फार्मर है उसके पास पीएचई या चिलर सिस्टम्स नहीं मौजूद होते। पीएचई सिस्टम क्या है कि काऊ के अंदर से जब मिल्क निकलता है, एट द टाइम ऑफ मिल्किंग उसका टेम्परेचर होता है जैसे ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्रीज होता है, सेम काउस का भी होता है। और जितनी जल्दी इसको नीचे लेके जाया जाए तो इसमें जो टीपीसी काउंट होते हैं वो उतनी जल्दी नीचे आ जाते हैं, जैसे जिससे दूध खराब नहीं होता। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पीएचई सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि दूध को लेस देन 5 सेकेंड्स 37 से 4 डिग्री के ऊपर ले आते हैं, जो कि दूध का ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। ये चीज़ें नॉर्मल छोटे डेयरी फार्मर्स के पास नहीं होती। फिर जैसे मैंने आपको बताया डेडिकेटेड टीम्स होती है, वो पूरा मॉनिटर कर रही होती है। फिर जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे जो कंसल्टेंट है फीड मॉनिटर वो अमेरिकन है, वो सारा का सारा बैठ के वहां से मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनको हम डेली प्राइसेस भेज रहे होते हैं कि आज ये चीज़ प्राइस कम हुई, आज ये, वो उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर पे हमारे हर्ड को एनालाइज करते हैं, हमारे डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और उसके मुताबिक उसको लीस्ट कॉस्ट फॉर्मुलेशन वो डिज़ाइन करते हैं। ये चीज़ें हमें यूनिक करती हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है और हम इजीली क्वालिटी मिल्क दे सकते हैं जिसको चीज़ मेकिंग में भी यूज़ होता है और जो कि इन्फेंट फार्मूला मिल्क में भी यूज़ होता है। ज़बरदस्त हो गया सर। जो डिमांड है पाकिस्तान में वो आपको इसी तरीके की दिख रही है कि आपकी जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसकी खपत हो जाए और मुल्क से बाहर भी आप एक्सपोर्ट कर सकें? जी, मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6% पैकेट मिल्क मिलता है। अ, ये एवोल्यूशन प्रोसेस है। जिस तरह वेस्ट में भी आज से 100 साल पहले पैकेट मिल्क नहीं था, लेकिन आहिस्ता 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 अब इस टाइम वेस्ट ओवर 90% पैकेट मिल्क की तरफ चला गया। जो जिस तरह हमारे मुल्क में भी एफ्लुएंस आएगी, डेवलपमेंट होगी, लोग बेहतर लोगों को समझ आनी शुरू होगी, उस तरह हमारे मुल्क में भी पैकेज इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी। तो इट्स अ ह्यूज गैप, मतलब ये, और प्लस हमारी पॉपुलेशन अगर आप ग्रोथ देखें तो 2.3% से हम हर साल ग्रो कर रहे हैं। तो विद इन 35 ईयर्स वी आर डबलिंग आवर पॉपुलेशन। तो उसको मद्देनजर देखते हुए दूध की डिमांड तो फोर्सिबल फ्यूचर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। प्लस जैसे मैंने बताया कि अभी पैकेज मिल्क सिर्फ 6% है, तो इट्स अ ह्यूज डिमांड गैप बिटवीन नॉर्मल मिल्क एंड पैकेज मिल्क। तो अभी इंशाल्लाह फोर्सिबल फ्यूचर के लिए हम इसकी डिमांड को बहुत अच्छा देख रहे हैं। ठीक हो गया जी। आखिरी दो सवालात हैं। आपने थोड़ा सा एज अ इन्वेस्टर मुझे समझाना है कि मैं अगर गनी डेयरी में इन्वेस्ट करूं, इसके आईपीओ में जाने का फ़ैसला करूं तो क्यों करूं, और अगर मुझे कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दिखे कि भाई जिस तरीके से मेरी नीड्स ग्रो करती हैं, मेरी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ग्रो करती हैं, तो मेरा इन्वेस्ट किया हुआ सरमाया भी उसी रफ्तार से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा जो पाकिस्तान में शरह महंगाई है? सर अगर आप प्लीज क्वेश्चन अपना रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी। जी, मैं एक सरमायाकार के तौर पे जानना चाहता हूँ कि क्या लॉन्ग टर्म व्यू मेरा होना चाहिए गनी डेयरी के बारे में, इसको मुझे कितना महफूज समझना चाहिए है, इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टर रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में रोशनी डालें। सर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया कि मिल्क की डिमांड हम फोर्सिबल फ्यूचर के लिए देख रहे हैं अच्छी है, और इसमें कोई हिकअप आने के चांसेस बहुत कम हैं। डन डन। सरमायादार अगर इंशाल्लाह कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा, जैसे मैंने बताया कि वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह डबल आवर सेल्स बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 1 ईयर्स टाइम। तो यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी भी डबल होगी। तो इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि उसकी सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह डबल हो रही है। मेरे से तो कल कोई एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैंने कहा था कि डेयरी फार्म लगा लूं। मैंने कहा अब आपको डेयरी फार्म लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो डेयरी फार्म, कॉर्पोरेट डेयरी फार्म जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो स्टॉक मार्केट में आ गई है। आप उसके शेयर्स खरीद के एक डेयरी फार्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही लोगों को बताना चाहूंगा कि इंशाल्लाह वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह उसको अच्छा रिटर्न आएगा। और फ्यूचर में हमारा इंशाल्लाह प्लान भी है कि हम डिविडेंड भी इंशाल्लाह देंगे। लेकिन वो एक दफ़ा जब हमारी ये ग्रोथ मॉडल अचीव हो जाता है, एक नंबर अच्छा नंबर अचीव कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में प्लान है कि हम डिविडेंड भी इंशाल्लाह देंगे। ज़बरदस्त।
अच्छा, तो शोएब गनी साहब, चूंकि अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि नाजरीन को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, सरमायाकारों को कहना चाहें कि वो आपके इस ग्रुप की इन्वेस्टमेंट में सरमायाकारी क्यों करें, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये इस डेयरी फार्म में विद इन 1.5 ईयर्स हमारी सेल्स 2 टाइम्स और प्रॉफिट इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा होने जा रहा है। प्लस मैं अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने बुक बिल्डिंग में हिस्सा लिया और इसकी बुक को 3.1 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कराया और प्रीमियम हमें 37.5% दिया, जो कि मैं बड़ी खुशी से कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स ने हमारे पे एतमाद किया और अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनके एतमाद को हमें ज़ाया ना करने दे और इस पे मेहनत करने दे कि हम उनके एतमाद के ऊपर पूरा उतर सकें। और मेरी सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर से भी दरख्वास्त है कि आप लोग इस कंपनी में इस डेयरी फार्म अगर आप नहीं लगा सकते तो इसमें इस डेयरी फार्म में इसके शेयर्स खरीद का इसका हिस्सेदार बने और अल्लाह से दुआ करें कि जो हमने लोगों से कमिटमेंट किया इंशाल्लाह अल्लाह हमें उसको पूरा करने का मौका दे। प्लस मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा कि जेएस ग्लोबल की वेबसाइट और पीएसएक्स की वेबसाइट पे हमारी सारा प्रोस्पेक्टस वगैरह हर चीज़ दी हुई है। इसको सारे के सारे इन्वेस्टर खुद इसको पढ़ें, हमारी पूरी डिटेल में हमने बताया हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी रिस्क और रिवॉर्ड को देखें, देखते हुए अपना फैसला करें कि इंशाल्लाह वो गनी डेयरीज लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। थैंक ज़बरदस्त यू हो वेरी गया, मच। ज़बरदस्त हो गया। शोएब गनी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तफसील के साथ अपने जायज़ा लिया कि ये जो नई कंपनी बाज़ार हिस्सेस में लिस्टिंग के लिए जा रही है, बहरहाल एक ऐसे सीज़न में आ रही है कि जब पिछली 4-5 कंपनीज़ ने पहले हफ्ते के अंदर, हम देखते हैं कि एक कंपनी थी सिग्नेचर रीट कंपनी, पहले दिन उसने 50% का मुनाफा दिया। एक और कंपनी थी तकाफुल सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर की, उसने पहले 4-5 दिनों में 25% का रिटर्न दिया। और मैं एग्री करूँगा शोएब गनी की बात से कि भाई, वी आर नॉट ट्राइंग टू लेयर यू कि आप आएँ और आँख बंद करके इन्वेस्ट करें। आप इनके ऑफरिंग डॉक्यूमेंट का बगौर जायज़ा लें, बिकॉज़ ये 20-25 सालों में ऐसा सीज़न आता है कि जब कंपनीज दबा के पीएसएक्स में लिस्ट हो रही हों और कंपनीज थॉरोली रिव्यू के बाद जो रेगुलेटर लिस्ट करने के लिए भेजता है, वो ज़ाहिर है कि ऐसी होती हैं कि जिसमें सरमायाकारी बड़े हद तक महफूज होती है। सो द सीज़न इज़ गुड, द कंपनी इज़ गुड, द ग्रुप इज़ गुड। और जिस सेक्टर में ये आ रहे हैं वो सेक्टर मैंने आपको जैसे इनिशियल इंट्रो में बताया कि कोई 600 बिलियन डॉलर की ये मार्केट है, 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की मार्केट है, और पाकिस्तान ये 4-5-6 मिलियन डॉलर के आसपास घूम रहा है, और उसमें भी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो ठीक से हार्नेस नहीं हुआ। सो पाकिस्तान के पास एक पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो 10 से 15 बिलियन डॉलर की डेयरी एक्सपोर्ट तक जा सके। देखना ये होगा कि क्या गनी डेयरी वाले एक ट्रेंड सेटर के तौर पे सामने आते हैं, और गो के बहुत बड़े बड़े नाम पहले से टेक्नोलॉजी को हार्नेस कर रहे थे, बट जिस लेवल पर, जिस पैमाने पर गनी ग्रुप और इनकी फैमिली ने फैसला किया ग्रोथ में जाने का, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का, इंपोर्ट लेड ग्रोथ को फॉलो करने का, बाहर से हर्ड भी, मशीनरी भी, टेक्नोलॉजी भी, टूल भी, सबका सब कुछ मंगा रहे हैं। देखना सिर्फ ये है कि ये कितने कामयाब होते हैं। सो हमारी दरख्वास्त एक दफ़ा फिर आपसे यही होगी, जिस तरह शोएब ने कहा, कि इन्वेस्टर डिस्क्लोजर, प्रॉस्पेक्टस, ऑफरिंग डॉक्यूमेंट का बगौर जायज़ा लें और इसमें ज़रूर सरमायाकारी करें। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।